नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इन्वायरमेंट विषय पे बातचीत कर रहे थे और इन्वायरमेंट में जो आज हम लोगों का टॉपिक होगा वो इन्वायरमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे हम लोग बातचीत करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। और वो टॉपिक है ओजोन क्षरण। ओजोन डिप्लेशन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग जरा देख लेते इस टॉपिक से के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो ओजोन है ये ओजोन गैस, ये ओजोन गैस का परिचय देखेंगे। परिचय, ये गैस कहाँ है, वायुमंडल में कहाँ मिलता है, इस ओजोन गैस जो है इसका निर्माण कैसे होता है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ओजोन क्षरण से संबंधित जो बातचीत चलता रहता है, पेपर में भी आप बार बार देखते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ओजोन क्षरण है, ओजोन क्षरण के प्रति जिम्मेदार कौन है, प्रति जिम्मेदार गैस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ओजोन क्षरण हो रहा है, ये ओजोन क्षरण सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे ध्रुवों पर क्यों हो रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ओजोन क्षरण ध्रुवों पे हो रहा है, उन ध्रुवों में आर्कटिक जो है, आर्कटिक क्षेत्र जो है, इस आर्कटिक क्षेत्र पे कम और अंटार्कटिक क्षेत्र पे ज्यादा क्यों है। अंटार्कटिक क्षेत्र जो है यहाँ पे ओजोन क्षरण ज्यादा क्यों है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इस ओजोन क्षरण से संबंधित वैश्विक प्रयास क्या किए गए हैं, क्या क्या चल रहा है। और भारत में होने के नाते हम लोग ये देखेंगे कि भारत द्वारा किया गया प्रयास क्या है। इतने मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ओजोन टॉपिक से के अंतर्गत इतनी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इसको हेडिंग ही समझिएगा। इसमें एक एक करके हम आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं, एक एक मुद्दों पे को मैं डिफाइन करते हुए आपको चल रहा हूँ। और यकीन मानिए कि हो सकता है YouTube का पहला ऐसा वीडियो आपको मिला जो ओजोन के बारे में आपको पूरी विधिवत से पूरी गुणवत्ता के साथ क्लास को उपलब्ध करा। इसमें ये वाला जो फेज है, ये वाली फेज जो है, इसको हम लोग पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 पे। और ये जो फेज है इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि ओजोन से रिलेटेड मास्टर आपको 2 वीडियो देने वाला है। पहले वीडियो में आपको इतनी मुद्दों पे बात करेगा और दूसरी वीडियो में आपसे इन मुद्दों पे बातचीत करने वाला है मास्टर। तो मैं शुरू करता हूँ बिना देर किए। ओजोन गैस क्या है, इसका परिचय जानते, इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बाद हम बातचीत ऐसे करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये ओजोन गैस है क्या और ये निर्माण इसका कैसे होता है और ये कहाँ इसका विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों को इसको समझने से पहले सबसे पहले तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों को जब भूगोल की क्लास में लेके आऊंगा तो वहां पे मैं स्पेशल आपको बताऊंगा भी, वो बातें क्या बताऊंगा मैं भी बता देता हूँ। भूगोल की क्लास में जब मैं वायुमंडल चैप्टर को स्पेशल पढ़ाने आऊंगा तो वायुमंडल चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा वायुमंडल की संरचना। उसमें क्षोभ मंडल पढ़ाऊंगा, समताप मंडल पढ़ाऊंगा, मध्य मंडल पढ़ाऊंगा, आयन मंडल पढ़ाऊंगा और वायुमंडल पढ़ाऊंगा, एक्सोस्फीयर। तो ये ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे, सारे विषयों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ समताप मंडल का हम लोगों का काम, इसलिए डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। क्षोभ मंडल ये हमारा समताप मध्य, और यहाँ मैं ले लेता हूँ आयन मंडल, और ये ले लेता हूँ मैं वायुमंडल के बारे में करता हूँ बातचीत। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 किलोमीटर, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 18 किलोमीटर, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग 8 किलोमीटर, और यहाँ लिखिएगा 50 किलोमीटर, यहाँ आप लोग लिखिएगा 80 किलोमीटर, और यहाँ लिखिएगा 640 किलोमीटर। ऐसा कुछ मैं वायुमंडलीय संरचना टॉपिक पढ़ाने आऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन ओजोन की बात चल रही है इसलिए यहाँ पे इसको बताना अति आवश्यक हमें महसूस होता है। तो ये है हम लोगों का क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है। ये वाला जो हिस्सा हम लोगों का समताप मंडल है। यहाँ भी हमें काम लगेगा इसलिए जगह छोड़ रहा हूँ। ये हम लोगों का मध्य मंडल है,
यहाँ हम लोगों का आयन मंडल है, आयन मंडल, और लास्ट में हम लोगों को वायुमंडल या बहिर्मंडल मिलेगा, वायुमंडल या बहिर्मंडल मिलेगा। ऐसा कुछ हो, हम लोगों को वायुमंडलीय संरचना मिलेगी। तो होता क्या, ओजोन के बारे में जरा देखते हैं हम लोग, एक एक करके सारी बातों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें देखना पड़ेगा। वो चीजें क्या है जरा उसको देख लीजिएगा। ये जो समताप मंडल है ना, इस समताप मंडल में जब हम लोग चलेंगे, समताप मंडल को अगर जीरो में, यहाँ ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे इसकी ज्यादा ऊंचाई देखी जाती है। क्यों ऐसा होता है, मैं भूगोल की क्लास लेके आऊंगा तो आपको पूरी बातें बताऊंगा। टेम्परेचर ही निर्भर करता है, कन्वेक्शनल करंट ही निर्भर करते हैं, तो मैं वहां आपको पूरी बातें ओपन करके बताऊंगा और प्रूव कर दूंगा क्यों ऐसा होता है। तो निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। बाकी मैं इसको देखता हूँ, समताप मंडल वाले हिस्से को उठा के हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो है, ओजोन पर अगर देखा जाए पृथ्वी के वायुमंडल में जो समताप मंडल पाया जाता है, इस समताप मंडल में ओजोन नामक एक गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो ओजोन नामक गैस की प्रचुर मात्रा इस समताप मंडल में पाई जाती है, वो ओजोन गैस करते क्या है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, यह है पृथ्वी, तो पृथ्वी पे क्या करती है, जीवन को खतरे से बचाती है। चाहे जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जलीय जीव हो, कोई भी हो, उनको खतरे से बचाती है। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही जानिए कि अभी इसको मैं एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कई बात मैं सारी बातें कई बार बोल दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो समताप मंडल में हम लोगों को जो देखना है, ओजोन गैस पाया जा रहा है समताप मंडल में, इसको समझने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा, इसको दो भागों में पार्ट करके हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब हो सकता है इसकी गुणवत्ता और अच्छे से हम लोग समझ पाए। तो आप लोग समझने के लिए बस इतना समझिएगा कि समताप मंडल में ओजोन नामक एक गैस पाई जाती है, और ये गैस जो होती है, ओजोन, ये गैस जो होती है सूर्य से चलने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेती है, और उनको परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी से आने से बचाती है, और पृथ्वी से पर आने से बचाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन को रक्षा मिलता है। तो जो ओजोन गैस है अवशोषित करते, इसी ओजोन से रिलेटेड हम लोगों की सारी कहानी ही चलने वाली है, उसी के क्षरण से लेकर उसमें क्षरण क्यों हो रहा है, तो एक एक बात मैं करके बताते हुए आपको चल रहा हूँ। ओजोन गैस वायुमंडल में दो अलग अलग स्तरों पे दिखाई देता है। शुरू करता हूं मैं अपने क्लास को, और यहाँ से आप देखिए सबसे पहला हेडिंग मैं जो डाल रहा हूँ वो ये है कि ओजोन गैस वायुमंडल, ओजोन गैस वायुमंडल में दो विभिन्न स्तरों पर दिखाई देती है। तो जो दो विभिन्न स्तरों पे दिखाई देती है, वो दो विभिन्न स्तर कौन है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एक है समताप मंडल, और एक है क्षोभ मंडल। यानी कि ओजोन गैस की जो मात्रा है वो समताप मंडल में भी दिखती है, समताप मंडल पे दिखती है, समताप मंडल पे दिखती है, मंडल में यहाँ, और एक यहाँ भी दिखती है क्षोभ मंडल में। इन दोनों को हम लोगों को अलग अलग, क्षोभ मंडल, इन दोनों को हम लोगों को अलग अलग करके पढ़ना है। क्या है समताप मंडल का रहस्य और क्या है क्षोभ मंडल का रहस्य, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो जितनी सारी ओजोन गैसें पाई जाती हैं, उस ओजोन गैस का अधिकांश मात्रा यानी कि लगभग 90% जो मात्रा है वो समताप मंडल में पाया जाता है, 10% मात्रा क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर 100% ओजोन गैस होगा तो उसका 90% अकेले कौन कवर करता है, समताप मंडल, और 10% कौन कवर करता है, क्षोभ मंडल कवर करता है। जो समताप मंडल 90% को कवर करता है वो अपने निचली परत में, यहाँ से 0 मान लीजिए तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर, अगर ये 8 है तो 8 से 15 तक चलिएगा, 15 से लेकर लगभग 30 किलोमीटर के बीच ऊंचाई तक, 15 से लेकर लगभग 30 किलोमीटर के ऊंचाई तक हम लोगों को जो लेयर मिलता है प्रचुर मात्रा में, यहीं पे ओजोन गैस की प्रचुर मात्रा दिखाई देती है। वैसे ओजोन गैस तो पूरा विस्तारित है, ये पूरा इस लेयर से लेकर पूरा विस्तारित है, लेकिन इसके बीच कुछ हमको प्रचुर मात्रा में ओजोन गैस दिखाई देती है।
जो ओजोन गैस है उसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में यहाँ पे कुछ प्रचुर मात्रा में O3 हमको दिखाई देती है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये जानना है समताप मंडल का जो ओजोन होता है, इस समताप मंडल के ओजोन के बारे में हम लोगों को ये जानना है कि समताप मंडल का जो ओजोन होता है ये लगभग ओजोन का 90% हिस्सा होता है। यानी कि पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि समताप मंडल का ओजोन, समताप, अभी मैं समझा दे रहा हूं, समताप मंडल का ओजोन लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। सबसे पहला बात तो ये जानेंगे लाभदायक होता है। दूसरा बात ये जानेंगे यह लगभग ओजोन गैस का 90% अकेले 90% अकेले कवर करता है, अकेले विस्तारित है। ठीक, विस्तारित है। दूसरी बात, तीसरी बात ये जानेंगे हम लोग इसका विस्तार, इसका मुख्य विस्तार जो दिखता है, इसका मुख्य विस्तार, ये सब आप लोग ऐसे नोट बनाते चलिएगा। इसका मुख्य विस्तार जो है, मुख्य विस्तार वो कहां से कहां तक हमको दिखता है, तो लिख लीजिएगा 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक इसका मुख्य विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब कहानी शुरू होती है, अब कहानी समझने की शुरू होती है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ओजोन गैस है, इस ओजोन गैस की प्रचुर मात्रा होने के कारण उसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर, ओजोन पेटी के नाम से वो जाना जाता है। और समताप मंडल का जो ओजोन है, उस समताप मंडल के ओजोन गैस का जो निर्माण होता है वो सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणों के द्वारा होता है। कैसे, जरा उसको समझिएगा, यहाँ समझा देता मैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। अभी ये सब हम ऐसे डुप्लीकेट फिगर बनाता चल रहा, अभी बाद में फाइनली बनाता चलूंगा। और यहाँ पृथ्वी है, ठीक, और ये है मान लीजिए वायुमंडलीय एरिया, और यहाँ है ओजोन गैस का विस्तार मान लीजिए, ठीक। तो सूर्य से चलने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, ये अल्ट्रा वायलेट रे को करता क्या है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ये अल्ट्रा वायलेट को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। जैसे अल्ट्रा वायलेट को यहाँ ऑब्जॉर्ब किया जाता है तो इस एरिया में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, यहाँ पे उपस्थित जो O2 होता है, इस O2 को क्या करता है, परावैंगनिक किरण इस O2 को क्या करता है, तोड़ देता है, दो भाग में तोड़ देता है, और इसका दो भाग क्या बना देता है, एक O परमाणु बना देता है, एक O परमाणु बनाता है, और एक और O परमाणु बना देता है। यानी कि O2 अणु को क्या करता है, दो भागों में तोड़ देता है, O परमाणु प्लस O परमाणु में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणें जो होती हैं, वो O2 अणु को क्या करती हैं, O2 परमाणु और O2 परमाणु में तोड़ देते हैं। तो तोड़ती हैं तो क्या होता है, वही मैं रहस्य आपको बताने चल रहा हूँ। तोड़ती हैं तो क्या होता है, मान लीजिए सूर्य से चलने वाली परावैंगनिक किरणें जब O2 को तोड़ती हैं तो क्या होता है। तो अगली बात हम लोग ये जानेंगे, अगली बात ये जानेंगे ओजोन का निर्माण। अगली बात हम लोग ये, अभी मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ, ओजोन का निर्माण, एकदम शालीनता से सुनते चलिए आप। ओजोन का निर्माण सूर्य के परावैंगनिक किरणों द्वारा होता है, परावैंगनिक किरणों द्वारा होता है, ठीक। तो परावैंगनिक किरणों द्वारा कैसे होता है, जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में उपस्थित एक ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है O2। इस ऑक्सीजन के अणु से पर जब परावैंगनिक किरणें पड़ती है तो ये ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है। किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन के अणु पे जब परावैंगनिक किरणें, इस ऑक्सीजन के अणु पे जब परावैंगनिक किरणें आके पड़ेंगे तो एक O परमाणु और एक O परमाणु में ये क्या होगा, टूट जाएगा, यानी O प्लस O में टूट जाएगा। और जब ऐसे O प्लस O में तमाम सारे ऑक्सीजन के परमाणु टूटते चले जाएंगे तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन के अणु से एक ऑक्सीजन का परमाणु आकर के मिल जाएगा। यानी एक किसी ऑक्सीजन के अणु से एक कोई ऑक्सीजन का परमाणु
एक किसी ऑक्सीजन के अणु से एक कोई ऑक्सीजन का परमाणु मिल जाएगा और बना क्या देगा, O3 बना देगा। बना क्या देगा, O3 बना देगा। और जो O3 बना रहा है इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन। इसी को क्या कहते हैं, ओजोन। लेकिन याद रखिएगा जो ओजोन है ये सूर्य की परावैंगनिक किरणें कब आती हैं, सूर्य की परावैंगनिक किरणें दिन में तो आती हैं। तो जब दिन में सूर्य की परावैंगनिक किरणें होंगी तो जो ओजोन गैस होता है O3 जो होता है, इस O3 को सूर्य की परावैंगनिक किरणें क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। एक O2 अणु में तोड़ती हैं और एक O परमाणु में तोड़ देती हैं। ऐसे O2 अणु, O परमाणु में ओजोन के सारे लेयर दिन में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो परावैंगनिक किरणें ऐसे तोड़ देती हैं। लेकिन रात में तो सूर्य की प्रकाश आएगी नहीं। तो जब रात में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो रात में क्या होता है, O2 का एक अणु वो एक परमाणु से जाके मिल जाता है और मिलने के बाद पुनः O3 का क्या करता है, निर्माण कर देता है। जैसे यहाँ समझिएगा, मान लीजिए यहाँ एक O3 है और यहाँ एक O3 है, तो ये टूटेगा दो भाग में, ये भी टूटेगा दो भाग में। इस पे परावैंगनिक किरणों की जब बमबारी होती है तो ये टूटेगा O2 प्लस O में और ये भी टूटेगा O2 प्लस O में। अब इस O2 के साथ क्या होगा, ये O मिल जाएगा और इस O2 के साथ क्या होगा, ये मिल जाएगा और दोनों केस में क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। दोनों केस में क्या होगा, O3 बन जाएगा। यानी अगर O3 को O2 प्लस O2 दिन के समय सूर्य का प्रकाश जब लगेगा तो O3 क्या होगा, O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाएगा और रात को जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो ये O2 प्लस O2 का अणु प्लस O परमाणु क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और O2 प्लस O मिलके पुनः क्या बना देंगे, O3 बना देंगे। यानी कि पुनः ओजोन गैस का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य बस मेरा ये है कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणें क्या कर रही हैं, सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणें ओजोन गैस को दो पार्ट में तोड़ रही है, एक O2 के अणु में और एक O परमाणु में। जो O2 का अणु होता है उस O2 का अणु एक O परमाणु से जाके रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो मिल जाते हैं और मिलने के बाद पुनः O3 का निर्माण करते हैं और O3 का जो निर्माण होता है इसी को कहते हैं ओजोन गैस। यानी कि इस लेयर में जो ओजोन गैस का निर्माण हो रहा है वो कुछ ऐसे ही हो रहा है। और जब इस लेयर में ओजोन गैस का निर्माण खूब ज्यादा होता चला जाएगा तो एक बात बताइए, सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणों को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अवशोषित करता चला जाएगा और जितना ही अवशोषित करेगा यहाँ पर उतना ही यहाँ पे जीवन खतरा से बचना शुरू हो जाएगा। यानी खतरा नहीं होने की संभावना। इसका मतलब ये हुआ कि समताप मंडल में मिलने वाला जो ओजोन गैस है वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। वो लाभदायक इस बात पे है क्योंकि वो सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या कर रहा है, अवशोषित कर ले रहा है और हम लोगों की जिंदगी को खतरे से बचा दे रहा है। और जिंदगी को जब खतरे से बचा दे रहा है तो यही कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं, ओजोन गैस को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ओजोन गैस को क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो अगली बात हम लोग ये लिख लेंगे कि O3 को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, सेफ्टी वाल्व कहते हैं, सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। किसको सुरक्षा वाल्व कहते हैं, पृथ्वी का। O3 को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के द्वारा चलने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं इन परावैंगनिक किरणों को यहीं पे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और पृथ्वी तक भेजेगा नहीं। लेकिन सूर्य के द्वारा चलने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो सूर्य के द्वारा चलने वाली परावैंगनिक किरणों को हम लोग 3 भागों में रखते हैं। अभी इसी से रिलेटेड हम सब बातें बता रहे हैं, अभी इधर नहीं आया हूँ, इसको बता लूंगा तब इधर आऊँ। सूर्य से चलने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट रेज जो ए होती है, एक अल्ट्रावायलेट रे बी होती है और एक अल्ट्रावायलेट रे सी होती है। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या होते हैं अल्ट्रावायलेट रे ए, अल्ट्रावायलेट रे बी और अल्ट्रावायलेट रे सी। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ आपको ये बताने के लिए कि क्या होते हैं अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी। इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ।
तो हम लोग जनरली ये देखते हैं, अभी मैं यहाँ ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको पूरी बेसब्री के साथ बता दिया, कम बातों में। झूठ में मास्टर घुमा घुमा कितना ज्यादा बोल देता है कि लड़का बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाता है, मास्टर क्या कहना चाह रहा। ओजोन गैस का निर्माण निरंतर वायुमंडल में हो रहा है, क्यों हो रहा है तो एक भाषा में कहिएगा कि ओजोन गैस का निर्माण इसलिए दिन में सूर्य का किरण पड़ रहा है तो परावैंगनिक किरणें आती हैं, O3 को क्या करती हैं, O2 अणु और O2 परमाणु में तोड़ देती हैं। रात के समय जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो O2 का एक अणु O2 के एक परमाणु से मिलकर ओजोन गैस का निर्माण कर देता है। इतनी बातों को आप याद रखिएगा। और उसके बाद आपसे मैं ये बातचीत करने चल रहा हूँ कि जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रे 3 तरह के निकलते हैं। तो कौन से 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रे होते हैं जरा उसको देखिएगा। मान लीजिए सूर्य है और यहाँ मान लीजिएगा पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ मान लीजिए ये क्या है, इसका इन्वायरमेंटल एरिया है, यहाँ ओजोन गैस का विस्तार मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे ओजोन गैस का क्या है, विस्तार मिल रहा है। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। अब सूर्य का जब यहाँ से प्रकाश चलेगा, परावैंगनिक किरण है, तो एक किरण होगी जो सीधे इसको भेद के पृथ्वी पे चली आती है। ये क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रे है। दूसरी किरण कैसी होगी, ये चलेगी लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होगी, इसकी बहुत कम मात्रा पृथ्वी तक पहुंचेगी, बहुत कम मात्रा पृथ्वी तक जाएगी। और तीसरा जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, ये यहाँ से चलेगा तो, लेकिन यहाँ के बाद ये सीधे क्या होता है, रिफंड होकर दिया जाता है। तो क्या होते हैं जरा देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, इसको बोलते हैं ए नाम दे दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे यानी परावैंगनिक किरण बी कहिए, और इसको कहिए अल्ट्रावायलेट रे परावैंगनिक किरण, इसको सी कहिए। ठीक, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये क्या है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ मैं उसी को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। जो अल्ट्रावायलेट रे ए होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो ए होता है, ये क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे बी होता है, ये क्या होता है, और जो अल्ट्रावायलेट रे सी होता है, ये क्या होता है, जरा इसको समझते हैं हम। तो इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट ए रे को कहते हैं लाभदायक है, ये लाभदायक परावैंगनिक किरण है। अल्ट्रावायलेट रे जो बी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हानिकारक परावैंगनिक किरण है। क्या है, हानिकारक परावैंगनिक किरण है। और जो अल्ट्रावायलेट रे सी होता है, इसको हम लोग कहते हैं ये घातक परावैंगनिक किरण है, घातक बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम दिया गया, जरा उसको समझ लीजिएगा, ऐसा नाम क्यों दिया गया। जो अल्ट्रावायलेट रे ए होता है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, वेवलेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा वेवलेंथ होने के नाते सीधे चीरते फाड़ते कहाँ चला आया, पृथ्वी के पास चला आता है। और पृथ्वी के पास जब चला आता है तो अल्ट्रावायलेट रे ए पृथ्वी के त्वचा से, पृथ्वी पे उपस्थित जीव जो है, जो व्यक्ति हैं, उनके त्वचा से क्या करता है, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक बात अगर कहा जाए कि पृथ्वी पे जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का रिसोर्सेज मिलता है, वो कौन से अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, तो कहिएगा ए होता है। अल्ट्रावायलेट रे जो परावैंगनिक किरण ए होती है, वो पृथ्वी पे आकर के व्यक्तियों को विटामिन डी के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट बना के अपने नोटबुक में कवर करिएगा कि यह किरण विटामिन ए के लिए जिम्मेदार विटामिन डी के लिए जिम्मेदार होती है। तो विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से यहाँ मिल जाएगा। जो अल्ट्रावायलेट रे बी होता है, ये हानिकारक होता है। ये आता है कि इसको ओजोन गैस क्या करता है, ओजोन गैस इसको सोखता है। लेकिन अभी आगे इसके बाद वाले हेडिंग में देखेंगे, मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर के इस ओजोन गैस को क्या करते हैं, इस ओजोन गैस के लेयर को कम करते जा रहे हैं। मनुष्य जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, प्रकृति तो थोड़ा बहुत गलती करती है, मनुष्य सबसे ज्यादा गलती करता है। और उसके उन मनुष्य और प्रकृति के गलती की वजह से जो ओजोन लेयर है, धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। और जो अल्ट्रावायलेट रे बी है, ये सीधे इस लेयर को छेद करके कहाँ चली आती है, पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे आके पृथ्वी के जीवों को, उपस्थित जीव जंतु, समुद्री जीव, वनस्पति इत्यादि चीजों को
कई तरह के रोगों का खतरा उत्पन्न कर देती है, जिसको अभी हम लोग आगे रोग में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कौन कौन से रोग, किस किस प्रजाति जाति को कौन कौन से रोग होते हैं। और तीसरा है अल्ट्रावायलेट रे सी। ये अल्ट्रावायलेट रे सी का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर, और तरंगदैर्ध्य कम होने के नाते बड़ी घातक भी होता है। लेकिन प्रकृति की लीला ऐसी है कि प्रकृति ने अल्ट्रावायलेट रे सी को ट्रांसफर नहीं होने देता, यहाँ परावर्तित नहीं होने देता, यहीं से क्या करता, अपवर्तित नहीं होने देता, सीधे परावर्तित कर देता है। अगर मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रे सी पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो ये व्यक्ति को किसी रोग से पीड़ित नहीं करेगी, बल्कि सीधे व्यक्ति की जिंदगी को ही खत्म कर देगी। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बस ये है कि अल्ट्रावायलेट रे सी जो है ये बहुत घातक रे होते हैं, और ये अगर पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं तो पृथ्वी के जीव को ऑन द स्पॉट मौके पे ही मार देंगे, यानी व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समताप मंडल से रिलेटेड इतनी बातों को जितना मैंने अभी तक बताया है, जो इरेज किया है, इतनी सारी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप समझते होंगे तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्षोभ मंडल का ओजोन क्या है। अभी मैंने समताप मंडल के ओजोन के बारे में सब बता दिया, और अल्ट्रावायलेट रे से ओजोन का सारा बात मैंने बता दिया। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैंने जो बोला है कि ये जो लाभदायक होते हैं और विटामिन डी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, त्वचा के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, हानिकारक होते हैं, पृथ्वी पे आके कई प्रकार के रोगों का जन्म देते हैं। कौन कौन से रोग को देते हैं अभी आगे मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। और अल्ट्रावायलेट सी के बारे में लिख लीजिएगा, पृथ्वी पे नहीं पहुंचते हैं, और यदि ये पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं तो मौत हो जाएगी, व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी, इतने घातक होते हैं। इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं, तब हम चल रहे हैं बताने आपको क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल का ओजोन कैसा ओजोन है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं चल रहा हूँ आपको बताने क्षोभ मंडल के ओजोन के बारे में। तो इसको मैं यही बता दे रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। मैं यही इसको बता दे रहा हूँ क्षोभ मंडल का ओजोन। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि क्षोभ मंडल का जो ओजोन है, क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक ओजोन माना जाता है, हानिकारक ओजोन माना जाता है। क्यों हानिकारक माना जाता है भाई? इसलिए हानिकारक माना जाता है, ये लाभदायक था लेकिन ये हानिकारक है। इसलिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, और यहाँ मैंने देख लिया, यहाँ पे आपने लिखा ना 90% हिस्सा, तो यहाँ लिख लीजिएगा यह ओजोन का 10% हिस्सा होता है। यह ओजोन का 10% हिस्सा होता है, 10% हिस्सा होता है। और इसको हानिकारक भी माना जाता है। हानिकारक क्यों माना जाता है भाई, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। जो क्षोभ मंडल का ओजोन होता है ये वायु के साथ बहुत तेज प्रदूषित हो जाता है, और प्रदूषित होने के बाद ये क्या करता है, स्मॉग का निर्माण करता है। और स्मॉग का जब निर्माण करता है तो इसी के मदद से ये क्या होता है, श्वसन तंत्र को हमारे डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब कहने का आशा बस ये है कि क्षोभ मंडल का जो ओजोन होता है, धरातल से सबसे छटा हुआ मंडल, ये यहाँ पे क्या करता है, धूल कण जितने सारे होते हैं उन धूल कण फॉग को ये कहीं में मिला देता है। यानी कि ये करेगा क्या, फॉग जो होंगे उन फॉग को प्लस धूल को क्या करेगा, मिला देगा, और मिलाने के बाद बनाएगा स्मॉग, स्मॉग। यानी कि जैसे स्मॉग का निर्माण धरातलीय वायुमंडलीय एरिया में हो जाता है, तो मनुष्य जो है धरती पे इसी वायुमंडलीय एरिया में अपना जीवन गुजार रहा, क्षोभ मंडल में हम लोग रह रहे हैं। तो जब हम लोग श्वास लेंगे तो हम लोगों के श्वास के साथ बहुत सारे कठिनाइयां होंगी, और श्वास जब लेंगे तो फॉग और धूल के मिश्रण युक्त जब हम हवा लेंगे तो हमारा शरीर अनेक रोगों का जन्म ले लेगा। यही कारण है कि अनेक रोगों को जन्म देने वाला ये ओजोन गैस क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसलिए इस क्षोभ मंडल के ओजोन को हम लोग हानिकारक ओजोन के रूप में जानते हैं। ये जो दोनों मंडलों का ओजोन है, इन दोनों मंडलों के ओजोन से रिलेटेड एक नोट हम लोगों को लिखना है, और वो नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस नोट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग अपने कॉपी पे, बिल्कुल अपने कॉपी पे समताप मंडल हेडिंग डाल के इसके नीचे बात लिखिएगा, क्षोभ मंडल उसके बाद हेडिंग डालिएगा, उसके नीचे ये सब बातें लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा ये नोट, उसके नीचे लिखिएगा आप नोट। और नोट में आपको ये लिखना है
कि ओजोन जो है, ओजोन का मापन, नोट में सबसे पहली बात ये लिखना है, ओजोन का मापन किससे किया जाता है भाई? तो जानिएगा आप, डॉप्सन इकाई से किया जाता है। डॉप्सन इकाई से ओजोन का मापन किया जाता है। और ये जो डॉप्सन इकाई है, इस डॉप्सन इकाई को कहा जाता है, एक डॉप्सन यूनिट जो होता है ये हमारे शुद्ध ओजोन के 0.01 मिलीमीटर के मोटाई के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगली बात नोट में दूसरी बात आप ये लिखते चलिएगा कि एक डॉप्सन यूनिट बराबर एक डॉप्सन यूनिट बराबर क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है एक डॉप्सन यूनिट। और इसी डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन की मोटाई, गहराई और अच्छाई बुराई का हम लोग पता लगाते हैं। वायुमंडल में जो ओजोन का औसत सांद्रण रखा गया है वो करीब 300 डॉप्सन यूनिट रखा गया है। यानी कि 300 डॉप्सन यूनिट से या इससे ज्यादा अगर हमारे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा है तो इसको क्या हम लोग अच्छा ओजोन मानते हैं। लेकिन अगर इसको लिख लीजिएगा, 300 डॉप्सन यूनिट से अगर ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग अच्छा ओजोन मानते हैं। लेकिन अगर ओजोन का डॉप्सन यूनिट 300 से घट के अगर 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे चला आता है, अगर 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे चला आता है तो ये हानिकारक ओजोन हो जाते हैं। और हानिकारक का मतलब ये हुआ कि इस ओजोन के ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया है। और ओजोन के ऊपर खतरा उत्पन्न होगा तो इसका मतलब ये है कि ओजोन क्षरण जो है वो शुरू हो चुका है। ओजोन जो है वो क्षरण होने लगा है। और जब ओजोन क्षरण होने लगेगा भाई, तो आप खुद बताइए, ओजोन जब क्षरण होने लगेगा तो सूर्य से चलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, जो ये रे हैं अल्ट्रावायलेट बी सीधे पृथ्वी पे आएगी और पृथ्वी पे जीवों को कई तरह से रोगों का जन्म दे देगी। तो इसीलिए 220 डॉप्सन यूनिट से जब कम होता है तो माना जाता है कि ये हमारे ओजोन परत में क्षरण का काम शुरू हो चुका है। तो ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है, ये 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे जा रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा कारण है जो ओजोन परत को क्षरण के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं? तो उसके बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले दो तत्व हम लोगों के सामने मिलते हैं। दो रूप मिलते हैं। एक मिलता है कृत्रिम रूप, एक कृत्रिम रूप से ओजोन का क्षरण हो जाता है और एक प्राकृतिक रूप से ओजोन का क्षरण हो जाता है। जो कृत्रिम रूप से ओजोन का क्षरण होता है वो प्राकृतिक रूप से ओजोन के क्षरण से कहीं ज्यादा जिम्मेदार होता है। यानी कि प्रकृति से ज्यादा कहीं मनुष्य जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, तकनीकी और गलतियों के वजह से, मनबड़ई के वजह से क्या करता है, ओजोन को खतरा में डाल देता है। और मनुष्य को पता भी नहीं है, इतना बावला हो जाता है कि जो गैस उसके जीवन का दाता बनी है उसी के जिंदगी को खतरा उत्पन्न कर देता है, अपने आप को वीआईपी बनाने के चक्कर में। और ज्यादा इंसान जब वीआईपी बनता है तो ये सच बात है, वो अपने जिंदगी को ही झंड बनाता चला जाता है। क्योंकि बहुत बनने वाले लोग बहुत कम दिन तक टिकते हैं और उनका अंत बहुत जल्द ही हो जाता है। ये सच बात भी है। आप फिलॉसफी या हिस्ट्री उठा के पढ़िए, आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ओजोन परत गैस है वायुमंडल में दो विभिन्न स्तरों पे दिखाई दे रहा है। एक समताप मंडल में, इससे रिलेटेड सारी बात बता दें। एक क्षोभ मंडल में हानिकारक, इससे रिलेटेड बात बता दें। फिर नोट करके मैंने ये बता दिया कि ओजोन को मापने की इकाई जो है वो डॉप्सन है और एक डॉप्सन यूनिट बराबर 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अगर 300 डॉप्सन यूनिट से ज्यादा है तो माना जाता है अच्छा ओजोन है। और 220 डॉप्सन यूनिट से अगर नीचे गिरता चला जाता है तो ये माना जाता है कि ओजोन में क्षरण शुरू हो चुका है। तो ओजोन में क्षरण जो शुरू हो रहा है उस क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो हम लोग अब चलते हैं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। एक हेडिंग मैंने आपको दूसरा हेडिंग बता दिया। अब हम लोग इसके बाद के हेडिंग को देखते हैं कि जो ओजोन में क्षरण हो रहा है, इस ओजोन में क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको देखते हैं। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि ओजोन में क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है।
तो हमने अभी बताया आपको यहाँ प्रकृति भी होगा और मनुष्य भी होगा, लेकिन मनुष्य से प्रकृति से कहीं ज्यादा खतरनाक काम करने का करेगा मनुष्य करेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि ओजोन परत में नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन है। अगला हेडिंग डालिएगा ओजोन परत में नुकसान पहुंचाने वाले कारक। तो नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन है भाई। तो अगर हम देखते हैं कारक के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो ये कारक जो होते हैं यहाँ भी दो स्तर पे मिलेंगे, एक मिलेगा कृत्रिम स्तर पे और एक मिलेगा प्राकृतिक स्तर पे। एक मिलेगा हम लोगों को कृत्रिम कारक, एक कृत्रिम कारक मिलेगा और एक मिलेगा प्राकृतिक कारक, यानी दोनों स्तर से प्राकृतिक कारक, ये दोनों स्तर से हमारा ओजोन जो है वो क्षरण होता जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों स्तरों से ओजोन का क्षरण हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, कृत्रिम कारक होता है। तो कृत्रिम कारक क्या है भैया, जरा इसको देखते हैं हम लोग। कृत्रिम कारक क्या है। मनुष्य जो है ना, वो मनुष्य अपने दिखावे के चक्कर में इतना ज्यादा एडवांस बन चुका है ना कि वो अपनी जिंदगी को खुद खतरा में डालते चला जा रहा है, इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इतना वीआईपी बनने के चक्कर में औद्योगिकरण के बाद अगर देखा जाए तो मनुष्य स्मार्ट नहीं महा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और महा स्मार्ट बनने के ही चक्कर में अपनी जिंदगी को झंड बनाता चला जा रहा है। इतना ज्यादा झंड बना दे रहा है ना कि मनुष्य जो है 50 साल का उम्र ना बिताया, 1000 रोग से पीड़ित होकर अटक गया, ऊपर चला गया। वो सब उसी की गलती है, वो सब की सब गलती उसी की है। जरा देखते हैं क्या है मनुष्य की गलती। कृत्रिम ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे ओजोन जीवन दायनी गैस के लेयर को खत्म करने जा रहे हैं। समताप मंडली जो ओजोन है इसको सबसे अच्छा ओजोन माना जाता है, हमने आपको अभी भी बताया। और इस ओजोन क्षरण के लिए सबसे जिम्मेदार जो चीज है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो चीज है वो माना जाता है CFC। वो क्या माना जाता है, CFC, यानी कि ओजोन क्षरण में सबसे जिम्मेदार कारक क्या है, तो कहेंगे CFC है। CFC का क्या मतलब हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ। ये कैसे जिम्मेदार है भाई, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे जिम्मेदार है। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ कहां से रहा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इस क्लोरोफ्लोरो CFC का उपयोग हम लोग कई जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। CFC जो है ये सबसे ज्यादा क्षरण के लिए जिम्मेदार है। अभी क्यों क्षरण कर रहा है उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये CFC यहाँ कहाँ से रहा है जो ओजोन को क्षरण कर रहा है। यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं CFC का प्रयोग अनेक जगहों पर किया जाता है, अनेक जगहों पर होता है। वो अनेक जगह कौन कौन से हैं भाई, जरा उसको देख लेते हैं। मनुष्य कितना स्मार्ट बन रहा है। तो मनुष्य जो स्मार्ट बना, सबसे पहले तो जो रेफ्रिजरेटर हम लोग चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर में हम लोग शीतलन का काम करते हैं, ठंडा ठंडा हवा लेते हैं ना, उसे ठंडा ठंडा हवा लेने में तो मस्ती मिलता है खूब दबा के, लेकिन जितना दबा के मस्ती मिलता है उससे कहीं ज्यादा दबा के हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो सबसे ज्यादा ये CFC जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये कहाँ से निकल रहा है, तो हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में शीतलन के रूप में, इसका प्रयोग एयर कंडीशनर में शीतलन के रूप में हो रहा। दूसरी बात हम लोगों को ये देखना है, जो हम लोग आग बुझाते हैं, अग्निशमन का जो यूज करते हैं, उस आग बुझाने में भी हम लोग CFC का प्रयोग करते हैं। यानी कि आग बुझाने इसको लिख लीजिएगा ऐसे अपने भाषा में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में यूज करते हैं, कारक के रूप में। तीसरा हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, CFC का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो CFC का तीसरा रूप जो हम लोग
एरोसॉल स्प्रे यूज करते हैं प्ररोधन के रूप में। एरोसॉल स्प्रे जो प्रयोग करते हैं, इस एरोसॉल स्प्रे में भी हम लोग परफ्यूम खूब दबा के मारते हैं हीरो बनने के चक्कर में, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि जितना हीरो बन रहे हैं उससे ज्यादा कहीं झंड जिंदगी हो रही है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये आदमी नहीं सोचता, आदमी को बस दिखाना है मैं कितना सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा, धनवान से धनवान रहूं और 2-4-10 गो सेटिया के पीछे घुमाता रहूं, उसी में मस्त रहता। कामचोर टाइप का आदमी होता, धीरे धीरे चला जा रहा है, मेहनत करने का तो कोई सवाल ही नहीं बना है। सबके सब ऐसे अधिकांश मानव कामचोरी पे उतारू हो गए हैं। थोड़ा सा गर्मी हो जाएगा तो ऐसे हाँफेगा जैसे लगेगा कि दौड़ा हुआ कुत्ता है, ऐसे हाँफना शुरू कर देता। अरे थोड़ा सा तो शर्म करके परिश्रम कर ले भाई, थोड़ा सा शर्म करके परिश्रम कर लोगे तो ऐसे ऐसे जिंदगी से हम लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रकृति के साथ जो हम लोग खेल रहे हैं उस प्रकृति के साथ खेलेंगे नहीं, हो सकता शायद हम लोगों की जिंदगी बहुत ही लाभदायक होगा। अगला जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो फोमिंग जो हम लोग फोमिंग का काम करते हैं, फोमिंग एजेंट के रूप में जो प्लास्टिक का निर्माण करते हैं वहां से CFC का यूज करते हैं। यानी कि फोमिंग स्टेट के दौरान प्लास्टिक निर्माण में यहाँ होता है। इसके अलावा कई जगहों पे CFC का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं अपने बात पे, इतने सारे तत्वों को यूज करते हैं तो निकलता क्या है, CFC। अब जब ये CFC निकलता है तो इसको मैं इधर बता रहा हूं, अभी हम प्राकृतिक कारक नहीं बता रहे, अभी सब यही बता रहे, इसी में सब लिखते चलिएगा। जब हम इतने सारे तत्वों को यूज करते हैं तो निकल क्या रहा है, CFC निकल रहा। अब मान लीजिए CFC जब निकलेगा तो धरातल पे हमने फ्रिज चलाया, CFC को निकाला। CFC जब धरातल पे निकल रहा है तो धरातल जब गर्म होगी, रेडिएशन होगा तो CFC भी गर्म होगा, गर्म होकर CFC क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और जब गर्म होकर CFC ऊपर चला जाएगा तो गर्म होकर CFC ऊपर उठता चला जाएगा। और ऊपर जाने के बाद हम जानते हैं तापमान धीरे धीरे तापमान क्या होता है, गिरता हुआ चला जाता है। जैसे CFC -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये CFC के जो अणु होंगे वो चुपचाप टूट के 2 अणु में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक क्लोरीन का कार्बन बन जाएगा और एक फ्लोरीन का कार्बन बन जाएगा। और क्लोरीन का कार्बन और फ्लोरीन का कार्बन बन के क्या करेगा, चुपचाप इंतजार करेगा उठ करके किसका, सूर्य के प्रकाश का। जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्लोरीन का कार्बन क्लोरीन का एटम बन जाएगा, फ्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का एटम बन जाएगा। और दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन का एटम बन के वो अटैक करने जाएंगे किसके ऊपर, O3 के ऊपर। और O3 के ऊपर जाकर के वो अटैक करना शुरू कर देंगे। और O3 का धीरे धीरे अटैक से क्या होगा, अटैक से धीरे धीरे उसका क्षरण होगा और उसी क्षरण को हम लोग कहते हैं ओजोन क्षरण। यानी ओजोन क्षरण में सबसे जिम्मेदार जो है वो आदमी है। आदमी करता क्या है, मनुष्य करता क्या है, CFC का जो प्रयोग करता है। ये CFC क्या होता है, CFC जो होता है ये 2 भाग में, ये CFC जरा ऐसे समझिएगा, CFC जो होता है ये 2 भाग में टूट जाता है। CFC का मतलब होता है ये, यहाँ समझिएगा C से क्लोरीन, F से फ्लोरीन और यहाँ C से कार्बन। तो यहाँ क्लोरीन का कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन का कार्बन हो जाएगा। यानी कि ये 2 भाग में टूट जाएगा। किसमें, एक टूटेगा क्लोरीन का कार्बन बनके क्लोरीन का कार्बन, और दूसरा किसमें टूट जाएगा, एक टूटेगा फ्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का कार्बन। ये 2 भाग में क्या होगा, वो टूट जाएगा। और जैसे टूटेगा, कहाँ टूटेगा तो याद रखिएगा, ये CFC जो है धरती से जब उठते हुए ऊपर जाएगा, जब इसको -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पा करके CFC क्या होगा, 2 भाग में टूट जाएगा। और टूटने के बाद जब इस पे प्रकाश जाएगा, जब इसके पास प्रकाश जाएगा, प्रकाश को पाकर क्या होगा, यहाँ देख लीजिएगा, प्रकाश को पाकर क्या होगा, प्रकाश को पाकर ये दोनों क्या होंगे, ये जो होगा ये क्लोरीन का एटम बन जाएगा, क्लोरीन का एटम बन जाएगा एटम। और ये क्या होगा, ये जो होगा ये फ्लोरीन का एटम बन जाएगा, फ्लोरीन का एटम बन जाएगा। और क्लोरीन का एटम प्लस फ्लोरीन का एटम, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एटम
सीधे जाएंगे समताप मंडल में O3 के पास और O3 को जाके तोड़ना शुरू कर देंगे। और जैसे O3 को तोड़ना शुरू कर देंगे, इसी O3 के टूटने को हम लोग कहते हैं ओजोन क्षरण। O3 को टूटने को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन क्षरण। जो CFC है, इसको व्यापारिक इसका एक नाम है, उसको भी लिख लीजिएगा। CFC का व्यापारिक नाम जो होता है, CFC का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो जरा उसको जानिएगा। इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है फ्रेआन। फ्रेआन इसका व्यापारिक नाम होता है, ये याद रखिएगा। CFC का जो व्यापारिक नाम है वो फ्रेआन के नाम से जाना जाता है। और CFC -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के 2 भाग में टूट जा रहा है और टूट के चुपचाप इंतजार कर रहा है किसका? सूर्य के प्रकाश का। जैसे सूर्य का प्रकाश पाए, प्रकाश को लेकर क्लोरीन का कार्बन क्लोरीन का एटम बन जाएगा, फ्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का एटम बन जाएगा और ये दोनों एटम बन करके क्या करेंगे? सीधे O3 पे अटैक करेंगे और O3 पे जो अटैक कर रहे हैं वही ओजोन क्षरण के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी बात तो आपको जानना है, ये सारी बातें जानना है कृत्रिम कारक के रूप में। कृत्रिम कारक के रूप में इसको जानना है, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात और जानिएगा। इससे रिलेटेड एक बात को और आपको जानना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग ये वाली बातें जो है थोड़ा लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूँ और यहाँ इसी से रिलेटेड एक बात और बताता हूँ। वो बातें क्या है जरा उसको समझिएगा, आप लोग ध्यान से गहराई से समझिएगा। जो CFC का यूज हम लोग कर रहे हैं ना, CFC का, ये CFC का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ पे CFC यूज नहीं करते थे। इन जगहों पे जो जगह अभी मैंने लिखा था, फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, ऐसे करके जगह जो लिखा था यहाँ पहले हम लोग CFC का यूज नहीं करते थे। तो CFC का यूज नहीं करते थे, किसका करते थे भाई? हम लोग करते थे NH3 का। हम लोग किसका करते थे पहले? NH3 का, यानी कि इसका नाम हुआ अमोनिया। किसका करते थे? अमोनिया का यूज करते थे। लेकिन ये अमोनिया का यूज जब करते थे हम लोग, तो क्या करता था? बहुत ज्यादा गंध देता था, यानी कि बदबू देता था, बदबू। इसलिए हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। सरकार ने कहा इसको बंद लगा दो और CFC के जगह सरकार ने लाया, सॉरी NH3 के बाद सरकार ने लाया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर आया। जब CFC को सरकार लेकर आता है तो CFC लेके आता है, CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जिम्मेदार हो जा रहा है ओजोन क्षरण से। ये ओजोन क्षरण करने लगा, ओजोन क्षरण, इसलिए इसको भी बैन लगा दिया गया। और इसके बाद हम लोगों ने लेके आया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को लेके आया था, यानी कि HFC को लेके आया था। HFC को लेके आया था, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो यही लिख लीजिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा था? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो गया, यानी वैश्विक तापमान को ये गैस बढ़ाने लगा। इसलिए सरकार ने क्या किया? सारी गैसों को हटा के इस समय सरकार जो है HFC को यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा एक मिस्टेक हुआ हमसे, इसको ये ऊपर लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा, बाकी सब यही बातें रहेंगी। HFC के बाद सरकार ने क्या किया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटा दिया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। CFC ओजोन क्षरण के लिए था। NH3 अमोनिया पहले यूज होता था तो ये गंध देता था, बदबू देता था, इसलिए सरकार ने अगला जो लेके आया वो लेके आया HFO, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोओलाफिन। हाइड्रोफ्लोरोओलाफिन इस समय हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी हानिकारक ही कुछ साबित हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए इतनी बातों को आप देखिएगा, इसके बाद हम लोग अगले कदम पे बढ़ते हैं। अभी हमने ये क्या बताया आपको? ये सारी बातें मैंने कृत्रिम कारक के रूप में बताया है। कृत्रिम कारक में ये आता गया, धीरे धीरे सरकार अपनी नीति को चेंज करते गए। लेकिन जो जो नई नई नीतियां लेके सरकार आते थे, वो सारी नीतियां किसी न किसी पर्यावरण को दूषित करने में लग जाते थे। सरकार उन नीतियों में फेल हो जाते थे और उन चीजों से सरकार को मुंह मोड़ के हटना पड़ता था। ये तो रहे कृत्रिम कारक। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक कारक क्या है। प्राकृतिक कारक क्या है जो ओजोन को क्षरण के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। प्रकृति भी कुछ घटनाएं घटित कराती हैं, जिन घटनाओं की वजह से ओजोन का क्षरण होता रहता है। तो प्रकृति ऐसी क्या घटना घटा रही है भाई? ऐसा जरा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकृति हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्या ऐसा घटना प्रकृति घटाने लगे जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा? तो आप लोग देखते हैं आसमान में बादल का गरजना, बिजली का चमकना, तड़ित झंझा। ये मैं भूगोल की क्लास लेके आऊंगा तो आपको प्रूफ करके बताऊंगा क्यों बादल गरजता,
क्यों बिजली चमकता है, तड़ित संख्या क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बातें करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ हम लोगों को ये समझना, प्राकृतिक कारण जो ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, वो सबसे पहला कारण हम लोग जानेंगे बिजली का चमकना। बिजली का चमकना, ये बिजली का चमकना कैसे जिम्मेदार है भाई, तो जरा इसको देखते हैं हम लोग कैसे ये जिम्मेदार है। जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने से क्या होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता, अपार ऊर्जा निकलता। बिजली जैसे चमकेगी तो अपार ऊर्जा निकलेगा, और अपार ऊर्जा निकलने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। जैसे अपार ऊर्जा निकलेगी तो अपार ऊर्जा निकलने से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनना शुरू हो जाते हैं। और जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं तो यही नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, सीधे जाकर के O2 से प्यार कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, और O2 से प्यार मुलाकात करने के बाद क्या होंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यही नाइट्रस ऑक्साइड इस O3 को क्या करते हैं, तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रकृति के कारकों की वजह से भी देखा जाए तो अपार ऊर्जा बिजली के चमकने से जो निकल रही है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे ओजोन क्षरण के लिए एक जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। प्राकृतिक कारक के रूप में इनको देखा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं दूसरा कारक प्राकृतिक अगर देखेंगे तो ज्वालामुखी की जो घटना होती है, ज्वालामुखी की घटना, इस ज्वालामुखी घटना से क्या होता है, हम लोगों को अपार मात्रा में गैसेज निकलती रहती हैं, जिसमें CH4 प्रमुख होता है और आर्गन प्रमुख होता है। तो ये CH4 और आर्गन क्या करते हैं, ये CH4 और आर्गन सीधे जाते हैं और ये सीधे ऊपर जाके O3 पे हमला बोल देते हैं। तो ये गैसेज जो होती हैं ये ओजोन क्षरण को तोड़ने में ये भी सहायक होते हैं। यानी कि प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी की घटना होने से जो गैसेज निकल रही हैं, मेथेन निकल रहा, आर्गन निकल रहा, ये गैस क्या कर रही है, ये गैस जा रही है और हमारे ओजोन डिप्लेशन के लिए एक जिम्मेदार कारक के रूप में मानी जा रही हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, अभी तक हमने आपको ये बताया कि ये क्या है उसके बारे में बता दिया। फिर मैंने ये बताया कि ओजोन जो है ये ओजोन कहाँ है, तो समताप मंडल का ओजोन, और आपको मैंने बताया क्षोभ मंडल का ओजोन। फिर मैंने बताया कि ओजोन में जो क्षरण हो रहा है उसके नुकसान पहुंचाने के कारक क्या हैं, तो मैंने CFC के बारे में क्लियर करके बता दिया। फिर प्राकृतिक कारण, कृत्रिम कारक बता दिया, फिर प्राकृतिक कारक बता दिया। अब मास्टर आपसे बातचीत करेगा कि जो ओजोन का क्षरण हो रहा है ये धरती पे किस हिस्से पे ज्यादा हो रहा है, किस हिस्से पे कम हो रहा है, क्या पूरी अक्षांशीय कटिबंधीय क्षेत्र इस ओजोन से पीड़ित है या कोई विशेष क्षेत्र बस इससे पीड़ित है, इसके बारे में मैं चलता हूँ आपसे बातचीत करने। तो आप क्या करिए, इतनी बातों का लीजिए स्क्रीनशॉट और हम लोग चलते हैं अगले हेडिंग पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं अगला हेडिंग हम लोगों के लिए क्या है। तो अगला हेडिंग जो हम लोगों का है वो अगला हेडिंग पड़ेगा, आप लोग डालिएगा, वो हम लोग देखेंगे क्या कि ओजोन का क्षरण ध्रुवों पे सर्वाधिक क्यों, हमने ऐसा हेडिंग डाला था, ओजोन का क्षरण, ओजोन क्षरण ध्रुवों पर सर्वाधिक क्यों। तो समझ लेते हैं भाई ध्रुवों पे क्यों सर्वाधिक होते हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं ध्रुवों को बना ही लेता हूँ और उसके बाद समझते और आनंद के साथ समझा जाएगा, पूरी मस्ती के साथ समझ लीजिए सारी कॉन्सेप्ट। आप YouTube चैनल को सर्च मारते रहिएगा, कोई मास्टर इतनी बेसब्री के साथ अगर लहे बताया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुतों सारे चैनल होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाए, मैं नहीं कह रहे हम ही एक अकेले पढ़ा रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे पढ़ाए होंगे। बहुत तो ऐसे नाम कमा के ससुरे घूम रहे हैं मार्केट में, जिनको आना जाना कुछ नहीं है, वो मास्टर बन के इस समय ब्रांड बन गए हैं सब, और इतना ब्रांड बन गए ना, इन सब खैर वो सब से हमारा मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या करना है। अभी मैं तो अपनी हालिया का चैनल लेके आया, 1-1.5-2 महीने हुए। आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो हो सकता है मेरे पास कुदरत ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रयोग कर मैं हो सकता है और हौसलाओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाऊं। ये सब बात की बातें हैं। हम लोग देखने चल रहे हैं कि ओजोन क्षरण जो है ध्रुवों पे सर्वाधिक क्यों होती है। ये हम लोगों का है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग का सीधे रेखा का नाम हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि रेखा से ही हम लोग अभी पढ़ेंगे, कर्क रेखा।
फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है, सॉरी यहाँ भी भूमध्य रेखा लिखेगा, भूमध्य रेखा, यहाँ लिखेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लिखिएगा कर्क रेखा, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को लिखिएगा मकर रेखा, मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी को लिखिएगा आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी को लिखिएगा अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। यहाँ नॉर्थ पोल बनाएगा, यहाँ साउथ पोल बनाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ओजोन क्षरण सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, और उसके बाद देखेंगे ध्रुवों पे जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, ये ध्रुवों में आर्कटिक पे कम होगा लेकिन अंटार्कटिक पे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? इन सारी रहस्य की बातों को मास्टर आपसे बातचीत करने वाला है, तो देखिएगा जरा गौर से। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये जानना है 0 डिग्री के ऊपर का जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय जोन। यहाँ गर्मी 24 आवर रहेगा, 24 इंटू 7 इंटू 365। यहाँ गर्मी आपको हमेशा लबालब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको समझना होगा क्यों गर्मी मिलेगा, तो आप हमारे भूगोल की क्लास में जाइएगा, पृथ्वी की गतियां एक चैप्टर पढ़ाया, वहां मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ, वहां आप जान जाएंगे क्यों ऐसा होता है। फिलहाल के लिए मैं आता हूँ अपने ओजोन क्षरण से रिलेटेड मुद्दों पे करता हूँ बातचीत। मान लीजिए यहाँ का जो आदमी होगा ये खूब एसी दबा के चला रहा है, रेफ्रिजरेटर चला रहा है, दबा के काम कर रहा है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या कर रहा है, सीएफसी गैस को खूब दनादन 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 क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अब सीएफसी गैस जब यहाँ निकलेंगे तो यहाँ की धरातल पे सीएफसी गैस मान लीजिए निकल रही है, तो हवा गर्म होगी, हवा के साथ वो भी गर्म होंगे और ऊपर हो जाएंगे, गर्म होके क्या होंगे, सीधे ऊपर चले जाएंगे, गर्म होके सीधे क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। जब गर्म होके ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद तापमान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, घटता है। ऊपर जाने के बाद तापमान धीरे धीरे घटता चला जाएगा। जब ये यहाँ का सीएफसी जब होगा, यहाँ का निकला हुआ जो सीएफसी होगा, ये सीएफसी जब -80 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे पहुंचेगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंचेगा तो वहां जाके ये सीएफसी क्या होगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे सीएफसी क्या होगा, दो भाग में टूट जाएगा। किसमें किसमें, एक टूटेगा क्लोरीन का कार्बन बन जाएगा, क्लोरीन का कार्बन, और एक क्या बन जाएगा भाई, एक बनेगा फ्लोरीन का कार्बन, एक बनेगा फ्लोरीन का कार्बन, ऐसे बन जाएगा, ठीक। और ये कार्बन, क्लोरीन का कार्बन और फ्लोरीन का कार्बन बन के क्या करेंगे, ये इंतजार करेंगे सब, किसका, सूर्य के प्रकाश का। जैसे ही सूर्य के प्रकाश को पाएंगे तो क्लोरीन का कार्बन क्लोरीन का एटम बन जाएगा, फ्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का एटम बन जाएगा, और एटम बनने के बाद ये सीधे उठेगा ऊपर, तो ये सीधे जाएगा O3 को क्या करेगा, तोड़ने की काम शुरू कर देगा। और तोड़ने की जो काम शुरू होता है, इसी तोड़ने की काम को कहा जाता है ओजोन का क्षरण। तो ये तो रहा, ये हर अक्षांश रेखाओं पे लगभग ऐसा देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्रुवों पे क्यों देखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, जरा इसको देखिएगा। इस पेटी का जो मानव है, ये मानव नहीं बल्कि महामानव बन चुका है, इतना स्मार्ट है। इस पेटी पे आदमी तो इतना स्मार्ट है नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्ट मानव तो है नहीं। तो यहाँ इस पेटी पे स्मार्ट मानव जो है सीएफसी को छोड़ रहा है। और हम अभी आपको आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर को हम लोग देखेंगे जेट स्ट्रीम भूगोल में। तो ऊपर की जो हवाएं होती हैं, उठती हैं तो गर्म होके ये अपने लेफ्ट राइट भागती हैं, यहाँ से भी हवाएं इधर जाएंगे और इधर, फिर आके ये उतरती हैं। ऐसा कुछ देखेंगे हम लोग जेट के बारे में। तो यहाँ जो सीएफसी का यूज किया जा रहा है, मान लीजिए कुछ समय के लिए आप ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, यानी ये कर्क है और ये मकर है और ये भूमध्य है, ठीक। मान लीजिए 21 जून को यहाँ सूर्य की किरण चमक रही है। ये सब बातें ये जो समझा रहा हूँ, ये भूगोल की क्लास में जाकर पृथ्वी की गतियां चैप्टर को देख लीजिए। तो जब यहाँ चमक रही है जून में, ठीक, 21 जून को, तो यहाँ जब सूर्य की किरण चमक रही है तो आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा, हाँ एक चीज देखिएगा, जब 21 जून को सूर्य उत्तर में चमक रही है, ठीक, तो उत्तर में चमकने की वजह से उत्तरी गोलार्ध पूरा क्या हो जा रहा है, प्रकाशमय, यानी इधर गर्मी लबालब है, यहाँ क्या है, ठंडा। जब यहाँ ठंडा क्षेत्र आ गया है
तो यहाँ का छोड़ा हुआ जो CFC होगा, अभी इधर CFC नहीं है, इधर CFC नहीं, इधर वोल्केनोज के वजह से होता है ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन। तो इधर के जो गैस होंगे CH4 होंगे, मीथेन होंगे, आर्गन होंगे, जो गैस होंगे ये क्या करेंगे, ठंडे क्षेत्रों के होने के नाते से, ठंडे क्षेत्र होने के नाते से जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो यहाँ के जो एरिया में पाई जाने वाली गैसेज हैं, ये अगर CFC है तो CFC क्लोरीन प्लस क्लोरीन का कार्बन और फ्लोरीन के कार्बन, यहाँ की CFC गैस सीधे ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद कहीं ना कहीं जाके वो क्या करेगी, -80 डिग्री टेम्परेचर बेचारी पा जाएगी। और जैसे वो पाएगी वैसे क्या होगा, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन, 2 कार्बन में चुपचाप टूट जाएगी। और टूट करके यहाँ पे क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश का इंतजार करेगी। सूर्य जून से चला, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य यहाँ पहुंचेगा। जब सितंबर में सूर्य यहाँ पहुंचेगा तो इसका प्रकाश यहाँ आने लगेगा, और इसके प्रकाश को पा करके यहाँ क्लोरीन का कार्बन जो था, फ्लोरीन का कार्बन जो था, ये दोनों कार्बन क्या होंगे, क्लोरीन का एटम बन जाएंगे और फ्लोरीन का एटम बन जाएंगे। और एटम बनने के बाद ये क्या करेंगे, सीधे ऊपर जाएंगे और ओजोन को क्या करेंगे, चुपचाप तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। कितना सरल सी बात है, देखिए इतनी सरल सी बात है, इसको समझिएगा। इस तरह से सितंबर के महीने में जब आएगी, या जून से जुलाई का सितंबर, तो सितंबर माह में जब चलेगा, सितंबर माह में तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन क्षरण, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर अगर आपसे कोई कहेगा ध्रुव पर ओजोन क्षरण कब होता है, ओजोन क्षरण कब होता है, तो आप कहिए दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन क्षरण जो होता है वो सितंबर में होता है, ठीक। और कोई कहेगा उत्तरी ध्रुव पर कब होता है भाई, तो आप कहिएगा, मैं उसको भी प्रूव कर दे रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव पर ओजोन क्षरण कब होता है, उत्तरी ध्रुव पर ओजोन क्षरण कब होता है, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा जरा उसको देख लीजिए। दिसंबर में सूर्य यहाँ चलाया 22 दिसंबर को, जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ चलाया तो ये वाला जो हिस्सा ये ठंड हो जाएगा, और जब ठंड हो जाएगा तो यहाँ के जो महामानव होंगे लोग, ये CFC को छोड़ेंगे। CFC जितना ज्यादा छूटता जाएगा वो सब वायुमंडल में जाके इकट्ठा हो जाएगा, उड़ता हुआ बेचारा जाएगा और ऊपर जाता रहेगा, ऊपर तापमान गिरता रहता, ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं उसको -80 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा। और जैसे -80 डिग्री टेम्परेचर पाएगा तो यहाँ का जो CFC होगा चुपचाप क्लोरीन के कार्बन फ्लोरीन के कार्बन में टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो टूटने के बाद ये इंतजार करेगा किसका, कि दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य अब आए। जब दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च में जैसे भूस्वत रेखा पे जाएगा तो इसका तापमान सीधे यहाँ बढ़ने लगेगा, और इस तापमान को पा करके क्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन का कार्बन जो यहाँ था, ये क्लोरीन और फ्लोरीन का कार्बन क्लोरीन का एटम बन जाएंगे, फ्लोरीन का एटम बन जाएंगे, और एटम बनने के बाद ये सीधे ऊपर जाएंगे और ओजोन को क्या करेंगे, चीड़-फाड़ ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे, यानी कि ओजोन का क्षरण शुरू हो गया। तो अभी आप क्या समझे, ध्रुवों पे ओजोन का क्षरण क्यों होता है ज्यादा, तो याद रखिएगा ध्रुवों पे सबसे बड़ी बात यह है कि 6 माह की दिन रात वाली जो सिचुएशन है, तो 6 माह की दिन और रात की जो सिचुएशन जा रही है उसके वजह से सूर्य का जो प्रकाश 6 महीने अंधकार में जहाँ दे रहा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे जो CFC होता है माइनस टेम्परेचर में 80 डिग्री पे जा करके 2 भाग में टूट जाता है, क्लोरीन का कार्बन बन जाएगा, फ्लोरीन का कार्बन बन जाएगा, और 6 माह के बाद जैसे साहब रिटर्न होंगे प्रकाश लेके, तो क्लोरीन का एटम फ्लोरीन का एटम बन करके वो सीधे ओजोन को तोड़ना शुरू कर देगा। ठीक वही घटना यहाँ होगा, जब सूर्य उत्तरायण रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात रहेगी, और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात है, यहाँ पर ये गैसेज क्या करेंगे, 2 भागों में बढ़ जाएंगे -80 डिग्री टेम्परेचर पे जाके, और जैसे 6 माह के बाद सूर्य लौट के साहब आते हैं तो फिर वो दनादन अपना काम शुरू कर देती हैं। ये तो मैंने बताया ध्रुवों पे क्यों अधिक होता है, यही कारण है कि ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, हर जगहों से ज्यादा ध्रुवों पे सबसे ज्यादा ओजोन का क्षरण होता है। लेकिन इन ध्रुवों में सबसे ज्यादा आर्कटिक पे नहीं, अंटार्कटिक पे ज्यादा होता है। ये क्यों होता है, तो आप सिंपल सी बात देखिएगा, यहाँ पे जो होता है, यहाँ का जो ध्रुव होता है देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्थलीय एरिया में मिलेगा, स्थलीय जमीनी एरिया में, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी इसके अपेक्षा महसूस नहीं किया जाता। यही कारण है कि यहाँ पर भी तो CFC जो है ये क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के रूप में इकट्ठा होकर क्षरण कर रहा है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम करता है। यहाँ ज्यादा क्यों करता है, यहाँ ज्यादा इसलिए करता है क्योंकि ये जो है सागरी एरिया में सबसे ज्यादा है,
सागरी एरिया में ज्यादा होने के नाते क्या होता है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे ठंडे क्षेत्र ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटी ज्यादा होता है और इसके वजह से CH4 निकलेगा, CH4 भी निकल रहा, प्लस यहाँ क्या हो रहा, आर्गन भी निकल रहा, और ऐसे तमाम सारी जिम्मेदारियों को लेकर के, और ज्यादा यहाँ ठंडे बर्फीले क्षेत्र भी हैं, तो ज्यादातर क्या होते हैं, क्लोरीन के कार्बन के रूप में टूट जाते हैं, और जैसे सूर्य के प्रकाश को पाते हैं ऑन द स्पॉट फ्लोरीन एटम बन के ऑन द स्पॉट धड़ाधड़ बमबारी कर देते हैं, किसके ऊपर, ओजोन के ऊपर, इसलिए ओजोन का क्षरण यहाँ ज्यादा देखा जाता है। इतनी बातों को आप मास्टर ने जो बताया समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इस बात को आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब मास्टर आपसे बातचीत करने ये चल रहा है अगला हेडिंग पे कि जो ओजोन का क्षरण है, इस ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या परिणाम होंगे, इसके दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। तो अगला हेडिंग हम लोग डाल के वो देखने चल रहे हैं कि ओजोन का क्षरण पे दुष्प्रभाव क्या है। इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जितनी बात मैंने बोला है उसको नोटबुक में अपने भाषा में आप लिखते चलिएगा, 1 नंबर का नोटबुक बनेगा। मैं पूरा नोटबुक की बातों को बोला हूँ, कोई इधर हवाई बात इसीलिए जानबूझ के मैं नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नोटबुक बनाने में कोई समस्या ना हो। तो हम लोग चल रहे हैं अब देख रहे हैं कि ओजोन परत का अपघटन से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हेडिंग डालिएगा, ओजोन परत के अपघटन से या क्षरण से लिख लीजिएगा, से प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव। तो ये प्रभाव देखिएगा, सबसे पहला प्रभाव हम लोग देखेंगे मनुष्यों पे क्या पड़ रहा है, फिर हम लोग देखेंगे वनस्पतियों पे क्या पड़ रहा है, फिर देखेंगे जलीय जीवों पे क्या पड़ रहा है, फिर देखेंगे निर्जीव चीजों पे कैसे पड़ रहा, इन सारी बातों पे पड़ रहा। पसीना बहुत ज्यादा और इसलिए मैं सारी बातों को लिख दे रहा हूँ, फिर अभी समझा देता आपको, अभी मैं सारी बातों को समझा देता हूँ। देखते हैं हम लोग ओजोन परत के अपघटन से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जरा समझिएगा बातों को, मनुष्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, वनस्पतियों पे प्रभाव पड़ेगा, समुद्री जीव जंतुओं पे प्रभाव पड़ेगा, और कुछ भू रासायनिक तत्वों पे भी प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य तत्वों पे भी प्रभाव पड़ते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए ओजोन का क्षरण नहीं हम लोग रोक रहे हैं, तो ओजोन का क्षरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और ओजोन गैस का क्षरण हो अगर गया, ओजोन लेयर का क्षरण हो गया, तो सूर्य की परावैंगनिक किरणें सीधे धरती पाएंगे, तो धरती पे आकर के वो क्या करेंगे, मनुष्य को भी डिस्टर्ब करेंगे, वनस्पति को भी करेंगे, समुद्री जीव को भी करेंगे। इसके अलावा तमाम सारे एक्सीडेंटल काम वो करना शुरू कर देंगे, और तमाम सारे जब एक्सीडेंटल काम करना शुरू कर देंगे, तब मनुष्य जो अपने हीरो बनने के चक्कर में, तमाम सारा झंड जिंदगी बनाने के चक्कर में एडवांस काम करता जा रहा है, उसकी जिंदगी बिल्कुल घंटोला बन जाएगी। अभी देखते हैं हम लोग ओजोन परत के अपघटन से जो प्रभाव पड़ रहा है मनुष्यों पे क्या पड़ रहा है। तो मनुष्य से रिलेटेड अगर देखेंगे तो ओजोन परत का मान लीजिए अपघटन हो गया, तो परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पे आती हैं तो हम लोगों को त्वचा कैंसर के जिम्मेदार हो जाएंगे, हम लोगों को मोतियाबिंद, आंख में मोतियाबिंद जैसे रोग होने की संभावना हो जाएगा। कार्निया जो हम लोगों का है, उस कार्निया पे क्षति पहुंचेगा। जो हम लोगों का डीएनए है, ये डीएनए को डिस्टर्ब करने की ताकत रखती है अल्ट्रावायलेट रे, डीएनए को ही डिस्टर्ब कर देंगे। इसके अलावा जो हम लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र है, उस प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो पावर को ही क्या करेंगे, इम्यूनो पावर को ही डिस्टर्ब कर देंगे। तो थोड़ी सी कोई खांसी की वायरस घुसा क्या, थोड़ा सा कोई छोटा मोटा जुकाम सर्दी हुआ क्या, आदमी घोर रोग से पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। तो ओजोन गैस के अगर हम लोग ओजोन पे अगर हम लोग विचार नहीं करते हैं और दिन प्रतिदिन हीरो बनने के चक्कर में काम करते जाएंगे, तो देख लीजिए उनके जिंदगी को कितनी आसान तरीके से ओजोन जैसे हटेगा, तो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पे आएंगे और आराम से जिंदगी को झंड बना के चल जाएंगे। अगर मान लीजिएगा यहाँ सूर्य है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो यहाँ की अल्ट्रावायलेट रेस पे आएंगे, तो अभी सोख लेता है और इसी में क्षरण हो गया, तो सीधे पृथ्वी पे आएगा और आके इतने सारे रोगों का जन्म दे देगा। वनस्पतियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पौधे, उन पौधे के आकार में परिवर्तन हो जाएगा, जो पौधे के पोषक तत्व उन्हीं को सीधे वार करता है वो, क्योंकि वो जितने सारे चीज होंगे उन सारे चीजों पे वार करता, चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। और जब पौधे के पोषक तत्व को ही पर ही वार कर देगा, तो फसल का उत्पादन का घंटा होगा, फसल का उत्पादन ही नहीं होगा। बीज जो हम बोएंगे वो बीज सही ढंग से अंकुरित ही नहीं होगा, बीजों को क्षति हो जाएगा, फसलों की जो गुणवत्ता होगी कम हो जाएगी, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा। आदमी क्या घंटा नहीं खाएगा, क्या खाएगा? तो धीरे धीरे आदमी को कुपोषित भी हो सकता है। बहुत सारे चीज इसमें आप जोड़ सकते हैं आंसर राइटिंग करते समय।
वनस्पतियों के अलावा अगर देखा जाए तो समुद्री जीव जंतु पे भी कैसे प्रभाव डालता है। अगर ओजोन क्षरण हो जाता है तो पराबैंगनी किरणें धरती पे आते हैं तो समुद्री जीव को कैसे डिस्टर्ब करेंगे। लिखा हूं मैंने फाइटोप्लैंक्टन के उत्पाद में कमी। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, जो जलीय आहार जाल का आधार होता है, जलीय आहार का जो आधार होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। यानी कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन ही जलीय जीव जो होते हैं उन जलीय आहार जाल का आधार होता है। क्या? फाइटोप्लैंक्टन। अब मान लीजिए इस फाइटोप्लैंक्टन का ही कमी हो गया, उत्पादन ही ज्यादा हो रहा है, इसी को अटैक करता है तो जलीय जीव का आहार धीरे धीरे क्या होगा? कम होता चला जाएगा। जब जलीय जीव का आहार कम हो जाएगा तो जलीय जीव धीरे धीरे क्या होंगे? कमजोर होते चले जाएंगे, उनका विकास नहीं होगा। और जब उनका विकास नहीं होगा तो जो लार्वा देंगे, बच्चे देंगे, उनके बच्चों का लार्वा जो होगा वो नहीं विकास कर पाएगा। और जब बच्चों का लार्वा भी विकास नहीं कर पाएगा तो समुद्री जो हमारा समुद्री जीव जंतुओं में जो हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है वो डाइवर्सिटी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हजारों जिम्मेदारियों को लेकर के आएंगे, हजारों समस्याओं को उत्पन्न कर सकती हैं। फिर भी फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में लगातार मान लीजिए कमी होता गया तो फाइटोप्लैंक्टन करता क्या है? CO2 को ऑब्जर्व करता है। और जब फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो गई तो CO2 को कम ऑब्जर्व करेगा। जब CO2 को कम ऑब्जर्व करेगा तो CO2 निरंतर क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। और जब CO2 निरंतर बढ़ता चला जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ओजोन क्षरण पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य चीजों पे भी प्रभाव डालेगा। जो भाई हीरो बन के अपने घर को पेंट करा के बैठे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, ऐसे चला के CFC छोड़ रहे हैं, दिन दुगुना रात चौगुना, उस भाई का जो घर का पेंट होगा वो पेंट छाड़ने लगेगा। प्लास्टिक के जो चीजें होती है उनका अपघटन होता है, पॉलीमर के जो चीजें होती है उनका अपघटन होता है। इस प्रकार देखा जाएगा तो तमाम सारे हानिकारक तत्व जो होते हैं ये पृथ्वी पे तमाम सारे हानिकारक चीजों का उदय हो जाएगा मात्र पृथ्वी के थोड़ी सी मनुष्य के द्वारा की गई गलती से। इसलिए हर व्यक्ति को इस गलती का समाधान करना चाहिए। जब विश्व को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी समस्या आने वाली है तो विश्व ने क्या किया? विश्व ने ये सोचा कि हम सारे विश्व के लोगों को, देशों को उपस्थित करें और उपस्थित करके हम लोगों को ओजोन गैस में जो क्षरण हो रहा है, ओजोन लेयर में जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण को रोकने के लिए कुछ नियम कानून बनाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना चाहिए। तभी हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग बचने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे ओजोन क्षरण होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ओजोन क्षरण, ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, धड़ाधड़ पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणें आएंगे और इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर के आएंगे, इतने सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देंगे। इसीलिए विश्व ने क्या किया? पहली बार ऐसा कदम उठाया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम लोगों को काम करना चाहिए। तो पहली बार जब इस पे कामकाज की बात शुरू हुई थी वो 1970-80 का दशक था, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ओजोन विघटन कार्यों पे बातचीत करने की शुरुआत की गई थी। तो 1970-80 के दशक में क्या हुआ, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओजोन क्षरण से नियंत्रण हेतु सम्मेलन जो किए गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। मैंने पार्ट 1 को आपको पूरा बेसब्री से बता दिया, अब हम बताएंगे आपको पार्ट 2, जिसमें देखेंगे विश्व के देश दौड़े जाएंगे और ओजोन क्षरण से बचाने के लिए तमाम नियम कानून ला के अपने देश पे थोपेंगे ताकि इस ओजोन क्षरण को हम रोकें और जिंदगी को आसान बना लें। तो बाकी वीडियो में अगले क्लास में लेता हूँ और मेरा आप लोगों से अपील होगा, इजाजत होगा कि रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश होगा कि आप लोग क्या करें, थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। भाई वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं हो रहे चैनल हमारे, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। मेरी हौसलाओं को बढ़ाइए, मेरी हौसलाएं जब बढ़ेंगी तो और गुणवत्ता के साथ आपके पास आऊंगा। और मैं एक दावा कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे जितने लोग पढ़ाते होंगे एक बार इस टॉपिक को खोल के देख लीजिएगा और एक बार उनका देख लीजिएगा, फिर बताइएगा मास्टर तुम उनसे कहाँ तक कम या ज्यादा पढ़ाए हो या समझाने का तौर तरीका तुम्हारा उससे कितना अच्छा था। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, मैं खुद चैलेंज के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। क्योंकि आजकल लोग जब नाम कमा लेते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तक गधा पहलवान वाला हाल हो जाता है। जब अल्लाह मेहरबान हो जाते हैं तो गधा भी पहलवान बन जाता है, आना जाना कुछ नहीं, सब मास्टर बन के झोली झंडी लेके इसे दौड़ते रहते हैं। तो आप मेरा यकीन करिएगा, वीडियो को एक बार देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके दोनों पार्ट को जब देख लेंगे उसके बाद आप बताइएगा हमें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो अभी के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत और मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।